आपका हार्दिक स्वागत है साहित्य सागर चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं हिंदी साहित्य की कृति सेवा सदन भाग 43 और 44। शांता को आश्रम में आए एक मास से ऊपर हो गया, लेकिन पद्म सिंह ने अभी तक अपने घर में किसी से इसकी चर्चा नहीं की। कभी सोचते भैया को पत्र लिखूं, कभी सोचते चलकर उनसे कहूं, कभी विठल दास को भेजने का विचार करते, लेकिन कुछ निश्चय न कर सकते थे। इधर उनके मित्रगण वेश्याओं के प्रस्तावों को बोर्ड में पेश करने के लिए जल्दी मचा रहे थे। उन्हें उसकी सफलता की पूरी आशा की। मालूम नहीं है विलंब होने से फिर कोई बाधा उपस्थित हो जाए। पद्म सिंह उसे टालते आए थे, यहां तक कि मई का महीना आ गया। विठलदास और रमेश दत्त ने ऐसा तंग किया कि उन्हें विवश होकर बोर्ड में नियमानुसार अपने प्रस्ताव की सूचना देनी पड़ी। दिन और समय निर्दिष्ट हो गया। ज्यों 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 दिन निकट आता था, पद्म सिंह का चित्त अशांत होता जाता था। उन्हें अनुभव होता था कि केवल इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने से ही उद्देश्य पूरा न होगा। इसे कार्यरूप में लाने के लिए शहर के सभी बड़े आदमियों की सहानुभूति और सहकारिता की आवश्यकता है। इसलिए वह हाजी हाशिम को किसी न किसी तरह अपने पक्ष में लाना चाहते थे। हाजी साहब का शहर में इतना दबाव था कि वेश्याएं भी उनके आदेश के विरुद्ध न जा सकती थी। अंत में हाजी साहब भी पिघल गए। उन्हें पद्म सिंह की नेकनियति पर विश्वास हो गया। आज बोर्ड में यह प्रस्ताव पेश होगा। म्युनिसिपल बोर्ड के अहाते में बड़ी भीड़ भाड़ है। वेश्याओं ने अपने दलबल सहित बोर्ड पर आक्रमण किया है। देखें बोर्ड की क्या गति होती है। बोर्ड की कार्यवाही आरंभ हो गई। सभी मेंबर उपस्थित हैं। डॉक्टर श्यामाचरण ने पहाड़ पर जाना मुलतवी कर दिया है। मुंशी अबुलफा को तो आज रात भर नींद ही नहीं आई। वह कभी भीतर जाते हैं, कभी बाहर आते हैं। आज उनके परिश्रम और उत्साह की सीमा नहीं है। पद्म सिंह ने अपना प्रस्ताव उपस्थित किया और तुले हुए शब्दों में उसकी पुष्टि की। ये 3 भागों में विभक्त था। एक, वेश्याओं को शहर के मुख्य स्थान से हटाकर बस्ती से दूर रखा जाए। 2, उन्हें शहर के मुख्य सैर करने के स्थानों और पार्कों में आने का निषेध किया जाए। 3, वेश्याओं का नाच कराने के लिए एक भारी टैक्स लगाया जाए और ऐसे जल से किसी हालत में खुले स्थानों में ना हो। प्रोफेसर रमेश दत्त ने उसका समर्थन किया। सैयद शफीयत अली पे डिप्टी कले ने कहा, इस तजवीज से मुझे पूरा इत्तेफाक है, लेकिन बगैर मुनासिब तरमीम के मैं इसे तस्लीम नहीं कर सकता। मेरी राय है कि रिजोल्यूशन के पहले हिस्से में यह अल्फाज बढ़ा दिए जाए, बइस्तस्नाए उनके जो 9 माह के अंदर या तो अपना निकाह कर लें या कोई हुनर सीख लें जिससे वह जायज तरीके से जिंदगी बसर कर सके। कुंवर अनिरुद्ध सिन्हा बोले, मुझे इस तरमीम से पूरी सहानुभूति है। हमें वेश्याओं को पतित समझने का कोई अधिकार नहीं है। यह हमारी परम धृष्टा है। हम रात दिन जो रिश्वतें लेते हैं, सूद खाते हैं, दीनों का रक्त चूसते हैं, असहायों का गला काटते हैं, कदापि इस योग्य नहीं है कि समाज के किसी अंग को नीच या तुच्छ समझें। सबसे नीच हम हैं, सबसे पापी, दुराचारी, अन्यायी हम हैं, जो अपने को शिक्षित, सभ्य, उदार, सच्चा समझते हैं। हमारे शिक्षित भाइयों ही की बदौलत दालमंडी आबाद है, चौक में चहल पहल है, चकलों में रौनक है। ये मीना बाजार हम लोगों ही ने सजाया है। ये चिड़िया हम लोगों ने ही फांसी है। ये कठपुतलियां हमने बनाई हैं। जिस समाज में अत्याचारी जमींदार, रिश्वती राज्य कर्मचारी, अन्यायी महाजन, स्वार्थी बंधु आदर और सम्मान के पात्र हो, वहां दालमंडी क्यों ना आबाद हो। हराम का धन, हरामकारी और कहां जा सकता है। जिस दिन नजराना, रिश्वत और सूद दर सूद का अंत होगा, उसी दिन दालमंडी उजड़ जाएगी, वे चिड़ियां उड़ जाएंगी, पहले नहीं। मुख्य प्रस्ताव इस तरमीम के बिना नश्तर का वह घाव है जिस पर मरहम नहीं। मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। प्रभाकर राव ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरमीम का रिजोल्यूशन से क्या संबंध है। इसको आप अलग दूसरे प्रस्ताव के रूप में पेश कर सकते हैं। सुधार के लिए आप जो कुछ कर सकें वह सर्वथा प्रशंसनीय है, लेकिन यह काम बस्ती से हटाकर भी उतना ही आसान है जितना शहर के भीतर, बल्कि वहां सुविधा अधिक हो जाएगी। अबुलफा ने कहा, मुझे इस तरमीम से पूरा इत्तफाक है। अब्दुल लतीफ बोले, बिना तरमीम के मैं रिजोल्यूशन को कभी कबूल नहीं कर सकता। दीनानाथ तिवारी ने भी तरमीम पर जोर दिया है। पद्म सिन्हा बोले, इस प्रस्ताव से हमारा उद्देश्य वेश्याओं को कष्ट देना नहीं, वरन उन्हें सुमार्ग पर लाना है। इसलिए मुझे इस तरमीम के स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। सैयद तेगली ने फरमाया, तरमीम से असल तजवीज की मंशा फीत हो जाने का खौफ है। आप गोया एक मकान का सदर दरवाजा बंद करके पीछे की तरफ दूसरा दरवाजा बना रहे हैं।
ये गैर मुमकिन है कि वे औरतें जो अब तक ऐश और बेतकल्लुफ़ी की ज़िंदगी बसर करती थीं, मेहनत और मजदूरी की ज़िंदगी बसर करने पर राजी हो जाएं। वह इस तरमीम से नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगी। कोई अपने बालाखाने पर सिंगार की एक मशीन रखकर अपना बचाव कर लेंगी, कोई मोज़े की मशीन रख लेंगी, कोई पान की दुकान खोल लेंगी, कोई अपने बालाखाने पर सेब और अनार के खोमचे सजा देंगी। नकली निकाह और फर्जी शादियों का बाजार गर्म हो जाएगा और इस पर्दे की आड़ में पहले से भी ज्यादा हरामकारी होने लगेगी। इस तरमीम को मंजूर करना इंसानी खसलत से बेइल्मी का इजहार करना है। हकीम शोहरत खान ने कहा, मुझे सैद तेग अली के ख्यालात बेजा मालूम होते हैं। पहले इन खबीस हस्तियों को शहर बदर कर देना चाहिए। इसके बाद अगर वह जायज तरीके पर जिंदगी बसर करना चाहें तो काफी इत्मीनान के बाद उन्हें इम्तिहान शहर में आकर आबाद होने की इजाजत देनी चाहिए। शहर का दरवाजा बंद नहीं है जो चाहे यहाँ आबाद हो सकता है। मुझे काबिल यकीन है कि तरमीम से इस तजवीज़ का मकसद गायब हो जाएगा। शरीफ हसन वकील बोले, इसमें कोई शक नहीं कि पंडित पद्म सिन्हा एक बहुत ही नेक और रहमी बुजुर्ग है, लेकिन इस तरमीम को कबूल करके उन्होंने असल मकसद पर निगाह रखने के बजाय हर दिल अजीज बनने की कोशिश की है। इससे तो यही बेहतर था कि यह तजवीज़ पेश ही न की जाती। सैयद शराफत अली साहब ने अगर ज़्यादा गौर से काम लिया होता तो वह कभी यह तरमीम पेश ना करते। शाकिर बेग ने कहा, कंप्रोमाइज मुल्की मामलात में चाहे कितना ही काबिल तारीफ हो, लेकिन इखलाकी मामलात में वह सरासर काबिल एतराज़ है। इससे इखलाकी बुराइयों पर सिर्फ पर्दा पड़ जाता है। सभापति सेठ बलभद्रदास ने रिजोल्यूशन के पहले भाग पर राय ली। 9 सम्मतियां अनुकूल थीं, 8 प्रतिकूल। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। फिर तरमीम पर राय ली गई। 8 आदमी उसके अनुकूल थे, 8 प्रतिकूल। तरमीम भी पास हो गई। सभापति ने उसके अनुकूल राय दी। डॉक्टर श्यामाचरण ने किसी तरफ राय नहीं दी। प्रोफेसर रमेश दत्त और रुस्तम भाई और प्रभाकर राव ने तरमीम के स्वीकृत हो जाने में अपनी हार समझी और पद्म सिंह की ओर इस भाव से देखा मानो उन्होंने विश्वासघात किया है। कुंवर साहब के विषय में उन्होंने स्थिर किया कि बातूनी, शक्की और सिद्धांतहीन मनुष्य है। अबुल वफा और उसके मित्रगण ऐसे प्रसन्न थे मानो उन्हीं की जीत हुई। उनका यूं पुलकित होना प्रभाकर राव और उसके मित्रों के हृदय में कांटे की तरह हगड़ता था। प्रस्ताव के दूसरे भाग पर सम्मति ली गई। प्रभाकर राव और उसके मित्रों ने इस बार उसका विरोध किया। वह पद्म सिंह को विश्वासघात का दंड देना चाहते थे। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हो। अबुल वफा और उनके मित्र बगले बजाने लगे। अब प्रस्ताव के तीसरे भाग की बारी आई। कुंवर अनिरुद्ध सिंह ने उसका समर्थन किया। हकीम शोहरत खान, सैयद शफकत अली, शरीफ हसन और शाकिर बेग ने भी उसका अनुमोदन किया, लेकिन प्रभाकर राव और उनके मित्रों ने उसका भी विरोध किया। तरमीम के पास हो जाने के बाद उन्हें इस संबंध में अन्य सभी उद्योग निष्फल मालूम होते थे। वह उन लोगों में थे जो या तो सब लेंगे या कुछ न लेंगे। प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। कुछ रात गए, सभा समाप्त हुई। जिन्हें हार की शंका थी वह हंसते हुए निकले, जिन्हें जीत का निश्चय था इनफैक्ट उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। चलते समय कुंवर साहब ने मिस्टर रुस्तम भाई से कहा, ये आप लोगों ने क्या कर दिया? रुस्तम भाई ने व्यंग्य भाव से उत्तर दिया, जो आपने किया वही हमने किया। आपने घड़े में छेद कर दिया, हमने उसे पलट दिया। परिणाम दोनों का एक ही है। सब लोग चले गए, अंधेरा हो गया। चौकीदार और माली भी फाटक बंद करके चल दिए। लेकिन पद्म सिंह वहीं घास पर निरुत्साह और चिंता की मूर्ति बने हुए बैठे थे। पद्म सिंह की आत्मा किसी भांति इस तरमीम के स्वीकार करने में अपनी भूल स्वीकार न करती थी। उन्हें कदापि यह आशा न थी कि उनके मित्रगण एक गौण बात पर उनका इतना विरोध करेंगे। उन्हें प्रस्ताव के एक अंश के अस्वीकृत हो जाने का खेद न था कि इसका दोष उनके सिर मरा जाता था। हालांकि उन्हें यह संपूर्णता अपने सहकारियों की असहिष्णुता और अदूरदर्शिता प्रतीत होती थी। इस तरमीम को वह गौण ही समझते थे। इसके दुरुपयोग की जो शंकाएं की गई थीं, उन पर पद्म सिंह को विश्वास न था। वह विश्वास इस प्रस्ताव की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर डाल देता था। उन्हें अब यह निश्चय होता जाता था कि वर्तमान सामाजिक दशा के होते हुए इस प्रस्ताव से जो आशाएं की गई थीं, उनके पूरे होने की संभावना नहीं है। वह कभी कभी पछताते कि मैंने व्यर्थ ही यह झगड़ा अपने सिर लिया। उन्हें आश्चर्य होता था कि मैं कैसे इस कांटेदार झाड़ी में उलझा, और यदि इस भावी सफलता का भार इस तरमीम से सिर जा पड़ता तो वह एक बड़ी भारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते, पर यह उन्हें दुराशा मात्र प्रतीत होती थी। अब सारी बदनामी उन्हीं पर आएगी। विरोधी दल उनकी हंसी उड़ाएगा।
उनकी उद्दंडता पर टिप्पणियां करेगा और यह सारी निंदा उन्हें अकेले सहनी पड़ेगी। कोई उनका मित्र नहीं, कोई उन्हें तसल्ली देने वाला नहीं। विठलदास से आशा थी कि वह उनके साथ न्याय करेंगे, उनके रूठे हुए मित्रों को मना लाएंगे, लेकिन विठलदास ने उन्हीं को अपराधी ठहराया। वह बोले, आपने इस तरमीम को स्वीकार करके सारा गुड़ गोबर कर दिया, बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। केवल कुंवर अनिरुद्ध सिंह वह मनुष्य थे जो पद्मसिन्हा के व्यथित हृदय को ढाढ़स देते थे और उनसे सहानुभूति रखते थे। पूरे महीने भर पद्मसिन्हा कचहरी न जा सके, बस अकेले बैठे हुए इसी घटना की आलोचना किया करते। उनके विचारों में एक विचित्र निष्पक्षता आ गई थी। मित्रों के वैमनस्य से उन्हें जो दुख होता था, उस पर ध्यान देकर वह सोचते थे कि जब ऐसे सुशिक्षित विचारशील पुरुष एक जरा सी बात पर अपनी निश्चित सिद्धांतों के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, तो इस देश का कल्याण होने की कोई आशा नहीं। माना कि मैंने तरमीम को स्वीकार करने में भूल की, लेकिन मेरी भूल ने उन्हें क्यों मार्ग से विचलित कर दिया। पद्मसिन्हा को इस मानसिक कष्ट की अवस्था में पहली बार अनुभव हुआ कि एक अबला स्त्री चित्त को सावधान करने की कितनी शक्ति रखती है। अगर संसार में कोई प्राणी था जो संपूर्णतः उनकी अवस्था को समझता था, तो वह सुभद्रा थी। वह उस तरमीम को उससे कहीं अधिक आवश्यक समझती थी जितना वह स्वयं समझते थे। वह उनके सहकारियों की उनसे कहीं अधिक तीव्र समालोचना करना जानती थी। उसकी बातों से पद्मसिंह को बड़ी शांति होती थी। यद्यपि वह समझते थे कि सुभद्रा में ऐसे गहन विषय के समझने और तौलने का सामर्थ्य नहीं, और ये जो कुछ कहती है वह केवल मेरी ही बातों की प्रतिध्वनि है, तथापि इस जान से उनके आनंद में कोई विघ्न न पड़ता था। लेकिन महीना पूरा भी न हो पाया था कि प्रभाकर राव ने अपने पत्र में इस प्रस्ताव के संबंध में एक लेखमाला निकालनी आरंभ कर दी। उसमें पद्मसिन्हा पर ऐसी ऐसी मार्मिक चोटें करने लगे कि उन्हें पढ़कर वह तिलमिला जाते थे। एक लेख में उन्होंने पद्मसिन्हा के पूर्व चरित्र और इस तरमीम में घनिष्ठ संबंध दिखाया। एक दूसरे लेख में उनके आचरण पर आक्षेप करते हुए लिखा, ये वर्तमान काल के देश सेवक है जो देश को भूल जाए पर अपने को कभी नहीं भूलते, जो देश सेवा की आड़ में अपना स्वार्थ साधन करते हैं। जाति के नवयुवक कुएं में गिरते हों तो गिरे, काशी के हाजी की कृपा बनी रहनी चाहिए। पद्मसिन्हा को इस अनुदारता और मिथ्याद्वेष पर जितना क्रोध आता था, उतना ही आश्चर्य होता था। असज्जनता इस सीमा तक जा सकती है, यह अनुभव उन्हें आज ही हुआ। ये सभ्यता और शालीनता के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन उनकी आत्मा ऐसी मलिन है और किसी में इतना साहस नहीं कि इसका प्रतिवाद करे। संध्या का समय था। ये लेख चारपाई पर पड़ा हुआ था। पद्मसिन्हा सामने मेज पर बैठे हुए लेख का उत्तर लिखने की चेष्टा कर रहे थे, पर कुछ लिखते न बनता था कि सुभद्रा ने आकर कहा, गर्मी में यहां क्यों बैठे हो, चलो बाहर बैठो। प्रभाकर राव ने मुझे आज खूब गालियां दी है, उन्हीं का जवाब लिख रहा हूं। सुभद्रा, ये तुम्हारे पीछे इस तरह क्यों पड़ा हुआ है? ये कहकर सुभद्रा वह लेख पढ़ने लगी और 5 मिनट में उसने उसे आद्योपांत पढ़ डाला। पद्मसिंह, कैसा लेख है? सुभद्रा, ये लेख थोड़े ही है, ये तो खुली हुई गालियां हैं। मैं समझती थी कि गालियों की लड़ाई सत्रियों में ही होती है, लेकिन देखती हूं पुरुष तो हम लोगों से भी बड़े हुए हैं। ये विद्वान भी होंगे? मुसिन, हाँ, विद्वान क्यों नहीं है, दुनिया भर की किताबें चाट बैठे हैं। सुभद्रा, और उस पर यह हाल। पद्मसिंह, मैं इसका उत्तर लिख रहा हूं। ऐसी खबर लूंगा कि वह भी याद करे कि किसी से पाला पड़ा था। सुभद्रा, मगर गालियों का क्या उत्तर होगा? पद्मसिंह, गालियां। सुभद्रा, नहीं, गालियों का उत्तर मौन है। गालियों का उत्तर, गाली तो मूर्ख भी देते हैं, फिर उनमें और तुम में अंतर ही क्या है? पद्मसिन्हा ने सुभद्रा को श्रद्धापूर्ण नेत्रों से देखा। उसकी बात उनके मन में बैठ गई। कभी कभी हमें उन लोगों से शिक्षा मिलती है जिन्हें हम अभिमानवश अज्ञानी समझते हैं। पद्मसिन्हा, तो मौन धारण कर लूं? सुभद्रा, मेरी तो यही सलाह है, उसे जो जी में आए बकने दो, कभी न कभी वह अवश्य लज्जित ही होगा, बस वही इन गालियों का दंड होगा। मुसिन, वह लज्जित कभी न होगा, ये लोग लज्जित होना जानते ही नहीं। अभी मैं उसके पास जाऊं तो मेरा बड़ा आदर करेगा, हंस हंस कर बोलेगा, लेकिन संध्या होते ही फिर उस पर गालियों का नशा चढ़ जाएगा। सुभद्रा, तो उसका उद्यम क्या दूसरों पर आक्षेप करना है? पद्मसिंह, नहीं, उद्यम तो यह नहीं है, लेकिन संपादक लोग अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए इस प्रकार कोई न कोई फुलझड़ी छोड़ते रहते हैं। ऐसे आक्षेपपूर्ण लेखों से पत्रों की बिक्री बढ़ जाती है, जनता को ऐसे झगड़ों में अंध प्राप्त होता है और संपादक लोग महत्व को भूलकर जनता के इस विवाद प्रेम से लाभ उठाने लगते हैं।
गुरुपद को छोड़कर जनता के कला प्रेम का आह्वान करने लगते हैं। कोई कोई संपादक तो यहाँ तक कहते हैं कि अपने ग्राहक को प्रसन्न रखना हमारा कर्तव्य है, हम उनका खाते तो उन्हीं का गाएंगे। सुभद्रा, तब तो ये लोग केवल पैसे के गुलाम हैं। इन पर क्रोध करने की जगह दया करनी चाहिए। पद्मसिन मेज से उठाए, उत्तर लिखने का विचार छोड़ दिया। वह सुभद्रा को ऐसी विचारशील कभी न समझते थे। उन्हें अनुभव हुआ कि यद्यपि मैंने बहुत विद्या पढ़ी है, पर इसके हृदय की उदारता तक मैं नहीं पहुंचा। यह शिक्षित होकर भी मुझसे उच्च विचार रखती है। उन्हें आज जान हुआ कि स्त्री संतानहीन होकर भी पुरुष के लिए शांति आनंद का एक अविरल स्रोत है। सुभद्रा के प्रति उनके हृदय में एक नया प्रेम जागृत हो गया। एक लहर उठी जिसने बरसों के जमे हुए मालिन्य को काटकर बहा दिया। उन्होंने विमल विशुद्ध भाव से उसे देखा। सुभद्रा इसका आशय समझ गई और उसका हृदय आनंद से विह्वल हो गदगद हो गया। तो कृपया लाइक, कमेंट और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।